कौन सा रिपब्लिक भारत है, मैं ऐसे मीडिया को जानता नहीं हूँ। वो आदमी जब बात करता है तो इंसान की तरह बात नहीं करता है, वो जानवर की तरह बात करता है कि जैसे एक कुत्ते को छोड़ते हैं वो कितनी तेज़ भौंकता है। ये पत्रकार का काम है, किसी का बिस्तर में मियाँ बीवी क्या कर रही है देखने का इसकी पत्रकार का काम है। ये पत्रकारिता नहीं है, एक बिल्कुल अराजकता फैलाने वाला एक षड्यंत्र है कि चाटुकारिता सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए, मैं मोदी को इतने अच्छे से चाटूं कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए, इससे ज़्यादा उसकी औकात। कुछ दिन पहले ये मीडिया नहीं है, एक माफिया है और इसके पीछे पाकिस्तान या किसी ऐसे संगठन का हाथ है जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। पब्लिक मीडिया बोलते हैं, मैं बोलूँगा कि उसको र्यूमर माफिया माँ बहन के गाली देने वाला और चैनल में बैठ कर के तलवार भल्ला दिखाने वाला चैनल को कोई चैनल बोला जाएगा? ये नौटंकी बाज है। मोदी साहब ने मन की बात में ही कहा था कि खिलौना बनाओ, खिलौना से खेलो, खिलौना बेचो। तो यानी कि आप आगे ना फौजी को भी खिलौना बना दिए ना, फौजी नाम के ऐप ला दिए, खिलौना बना दिए फौज को भी, आर्मी के नाम से जो नौटंकी कर रहे हैं फौजी को ही खिलौना बना दिए ना। जो प्रधानमंत्री के भक्त है ये बोलते हैं कि भाई उनसे क्यों पूछ रहे हो, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस कुर्सी पर नहीं है, जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हीं से ही पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। लोकतंत्र देश के संविधान के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्तंभ हैं, लेकिन पत्रकारिता को भी असंवैधानिक स्थान पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। लेकिन आज इसी चौथे स्तंभ के जरिए देश के अंदर जगह जगह गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिपब्लिक भारत पर खुले आम तौर पर लाइव के दौरान गालियाँ दी गई हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विजय कुमार। देखिए, मैं कौन सा रिपब्लिक भारत है, मैं ऐसे मीडिया को जानता नहीं हूँ और मैं बहुत सारे जो मेरे कांटेक्ट में है, हाँ हमारे बहुत दूर कांटेक्ट हैं, हम चाहते भी हैं कि इस टाइप के मीडिया को कोई देखे ना। ये मीडिया नहीं है, एक माफिया है और इसके पीछे पाकिस्तान या किसी ऐसे संगठन का हाथ है जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। वो मारपीट तो छोटी चीज़ है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो आदमी जब बात करता है तो इंसान की तरह बात नहीं करता है, वो जानवर की तरह बात करता है कि जैसे एक कुत्ते को छोड़ते हैं वो कितनी तेज़ भौंकता है, वो इंसान की तरह बात नहीं करता है। क्योंकि मीडिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, उस सामने वाले जेंटलमैन से क्वेश्चन पूछता है, सामने वाला भी जेंटलमैन तरीके से उसका क्वेश्चन का आंसर देता है। आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये सभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा सबसे निवेदन है, भारत देश की जो जनता है, इवन जो दूसरी कंट्री में भी जो भारत देश के जो लोग हैं रहते हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि इस सारे मीडिया को ना देखें। जब इस टाइप के मीडिया को नहीं देखेंगे, उनका टीआरपी, उनका प्रोपेगेंडा ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, क्योंकि वो देश के लिए काम नहीं करते, देश को तोड़ने की बात करते हैं। एक इस टाइप की बात है जिसमें गाली गलौज होता है, माँ बहन की गाली दी जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का हाथ मरोड़ा जाता है, किसी को धक्का दिया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे और आपके परिवार के बच्चे देखें, हमारे परिवार की महिलाएं देखें, बुजुर्ग देखें, तो उनका रिएक्शन क्या होगा और वो उनको क्या सीख मिलेगी उससे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये कहना है कि ऐसे मीडिया को इग्नोर करें, ऐसे मीडिया को बिल्कुल ना देखें। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे मीडिया की खबर भी ना बनाएं, क्योंकि कहते हैं ना लोग कि बदनाम के साथ भी नाम होता है, ऐसे लोगों के नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कि एक नेशनल टीवी है और उस पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पत्रकार महोदय, आपने आर भारत की बात की है, मैं तो आर भारत को र्यूमर भारत की नाम से जाना जाऊंगा। और र्यूमर भारत लोग बोलते हैं कि उसके रिपब्लिक मीडिया बोलते हैं, मैं बोलूँगा कि उसको र्यूमर माफिया माँ बहन के गाली देने वाला और चैनल में बैठ कर के तलवार भल्ला दिखाने वाला चैनल को कोई चैनल बोला जाएगा? ये नौटंकी बाज है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा, कोई पाकिस्तान का या कोई आईएसआई का षड्यंत्र होगा। इसको आईबी या हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे जो अजीत डोभाल है, बहुत अच्छा मतलब हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे जो रो वाले को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके पीछे कौन है? आईएसआई है या जो पाकिस्तान की कोई एजेंट है, तो या अमेरिका का कोई एफबीआई है या सीआईए है? तो इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की अखंडता, भारत की जो सुंदरता जो है, हमारा जो भारत में कई जातियां रहते हैं, इसलिए भारत को बहुत सुंदर तरीके से जो है पहले जो पहले के राजनेता है, हमारे जो पहले लीडर हुआ कहते थे, उसको परोस करके गया। लेकिन इस आर भारत यानी कि र्यूमर माफिया ने इसको तोड़ने की कोशिश की। सिर्फ ये अकेला नहीं है,
आज तक चैनल में भी कल परसों की बात है, एक पत्रकार ने जो किसी ड्रग माफिया की घर में किसी के बेडरूम में आप वो जो घर में बिस्तर के अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए गया था क्या? ये पत्रकार का काम है? किसी का बिस्तर में मियाँ बीवी क्या कर रही है देखने का इसकी पत्रकार का काम है? ये पत्रकारिता नहीं है, एक बिल्कुल अराजकता फैलाने वाला एक षड्यंत्र है। क्योंकि ये जो मीडिया है, ये जो देश का जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ये एक्चुअल मीडिया नहीं है। ये मीडिया नॉनसेंस बातों पर बहुत लंबे लंबे टाइम तक डिस्कशन करता है जो यूजलेस। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, सुशांत के साथ ये पिछले 60, 70, 80 दिन से ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। इसमें कितने लोगों का टाइम ख़राब किया है। पहले ये बोला सुसाइड है, फिर बोला होमोसाइड है, फिर इसको ड्रग के उसमें लेके दायरे में लेके आ गए। अब ये लोग कितने दिनों तक लोगों को गुमराह करेंगे? और मेन जो मेन एजेंडा है, मेन जो मुद्दे हैं देश के, भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा। अभी आप ये देखिए, आप नॉनसेंस बात करें, यूपी में लखीमपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वो न्यूज़ नहीं है। हमारे देश के बेरोजगार बच्चों के वो न्यूज़ नहीं है। लाखों बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम के लिए नहीं दिया, वो एग्ज़ाम वो न्यूज़ नहीं है। भुखमरी में 380 लोग रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, वो ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो न्यूज़ नहीं है। हमारे देश पर चीन का क्या रोल है, वो न्यूज़ नहीं है। हमारे देश के लोगों को ये नॉनसेंस बातों में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उनको कहना नहीं चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा। लोगों को वहाँ ले जाके उनको गुमराह करता है कि देश के मेन मुद्दों से भटका के नॉनसेंस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। उन नॉनसेंस टॉपिक पे डिस्कशन के बाद भी हाथापाई, मारपीट, माँ बहन की गाली, तोड़ फोड़, ये सारी नौटंकियाँ करते हैं। और आज तो कम से कम उसने तलवार और भल्ला या माँ बहन की गाली दी, कल तो पिस्तौल लेकर के आ जाएगा। ये कोई मीडिया है? मीडिया के काम ये है। अब जो हमारे जो नौजवान हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। भाई, आप कल आपकी शादी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके स्कूल बच्चों के स्कूल के फीस होंगे, वो कहाँ से दोगे? अब इनके पीछे घूमने से आपका स्कूल का फीस तो होगा नहीं है, आपका रोटी के पैसे तो आएगा नहीं, आप पानी भी तो खरीद के पीते, पानी के पैसे तो आएगा नहीं है। आप समझ जाइए, हमारा यूथ जो है समझ जाइए, नहीं तो फिर आने वाला 20 साल के बाद जो है बहुत हम देखने के लायक नहीं रहेगा। ये मोदी की जो षड्यंत्र, मोदी के पीछे भी हम चाहते हैं कि मोदी आपने जो गलतियां की है ये बताए कम से कम, या आप बता नहीं पा रहे आपके पीछे कौन है ये षड्यंत्र। मोदी अकेले नहीं कर रहा, मोदी के पीछे और कोई खेल रहा है। मोदी को या मोदी साहब को, जनता को आकर के बताना चाहिए, भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से संभाला नहीं जा रहा, ये देश संभालो। और या ये बोलो कि भाई मेरे पीछे मेरे से ये काम करवा रहा है। दोस्तों, लाखों करोड़ों बच्चे, कम 20 साल से लेकर के 35 साल के बच्चे जो है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, उनकी जो लाइफ ख़राब हो रहा है। अब उनको बच्चे उनके आने वाले जीवन कैसे होगा? कभी किसी ने, हमारा प्रधानमंत्री ने ये कभी अपेक्षा की है? वो अपने घर तो बसा नहीं पाया, अपनी बीवी तक संभाल नहीं पाया, अब दूसरे का घर को कैसे संभाल पाएगा? अभी लोग EMI कैसे देगा घर की? जिसने घर खरीदा, जो सरकार की जो भरोसे पे, जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी करते थे उनकी नौकरियां चले गए, उनके EMI कैसे देगा? जो कमाए हुए पैसे थे वो लॉकडाउन में उसने बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन कर दिए। अब 3 महीने जो लॉकडाउन, 4 महीने के लॉकडाउन में वो पैसे ख़त्म हो गए। अभी कंपनी में नौकरी में रखा हुआ नहीं है, और क्या वो घर भी चले जाएगा? अभी खबर आई थी कल, उसमें लिखा गया था कि जितने 72% लोग जॉब करते हैं तो उनमें 72% लोगों के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसे ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब लोगों की बात तो छोड़िए, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। अब ये क्या किया जाए? क्या प्रधानमंत्री PM केयर फंड से हमें पैसे दोगे? अब अमेरिका के साथ अपने को कंपेयर करता, अमेरिका में $7,000 यूथ को खर्चने के लिए देते हैं। हमारा भारत अब PM केयर फंड की जो है वो खर्चा नहीं बता नहीं रहा, ये कहाँ पर खर्चा हो रहा, कहाँ पर खर्चा नहीं हो रहा। अब PM केयर फंड को बोलते हैं प्राइवेट जो ट्रस्टी है। अब इससे ज़्यादा गंभीरता क्या? हमारा PM केयर जो फंड बनाया है, PM केयर फंड जो कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। PM केयर फंड का चेयरमैन जो है हमारे मोदी साहब हैं, और उनमें जो नौकरशाह हैं हमारे देश के, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट तो रहा नहीं, तो इसका क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि कितना फ़ंड है और इसका कितने फ़ंड का पब्लिक के लिए कितना इस्तेमाल हुआ है? कोरोना में इसके लिए इस फंड का कितना इस्तेमाल हुआ है? तो मोदी साहब की जितनी एक्टिविटी होती हैं
वो सारी एक्टिविटीज़ मोदी साहब अगर ये सोचते हैं कि ये एक्टिविटी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, पब्लिक इसको समझेगी नहीं, ये उनकी ना समझी है। मोदी साहब या मोदी साहब एंड कंपनी जो उनके जो एडवाइज़र हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो अपनी आईक्यू देश के और जो देश की जो जनता है, देश के नौजवानों से आईक्यू मैच करते हैं। उनकी आईक्यू बहुत कम है। वो जो प्लान करते हैं, जो देश का युवा और देश का इंटेलिजेंट आदमी पहले ही समझ जाता है कि यहाँ ये लूप होल है। तो मोदी साहब ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन गलती इंसान से होती हैं और इंसान से गलतियां हो गई तो बता हाँ, दो, देश को बता दो, देश को बता दो। जब यूपीए की सरकार थी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उस टाइम वो खुले मंच पे बयान दिया करते थे कि पीएम फंड होता है, वो जनता का ही पैसा होता है, क्या जनता को उस पर अधिकार नहीं है। लेकिन जब अपनी सरकार आई है तो फिर वो बताने तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पीएम साहब ये नहीं समझते कि मैंने अभी 6 महीने पहले या साल भर 5 साल पहले कोई स्टेटमेंट दिया है और उसको यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने जीएसटी के लिए बोला कि सब कुछ मालूम है, वो जानबूझ करके जो है जानबूझ करके लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए। पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी सीरियस मुद्दा है। लोगों ने जो घर खरीदा है उसको ईएमआई देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस देने को बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, खाने का पैसे नहीं है। लोग जो पहले जो ठीक ठाक जो खाना खाया करते थे, आज 2 रोटी से अपने गुजारे चल रहे हैं लोग। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लोगों के पास पैसे नहीं है ईएमआई, घर की ईएमआई देने के लिए। ये बैंक क्या उसको किस तरीके मोरेटोरियम जो दिया था, 3 महीने का मोरेटोरियम ख़त्म हो गया। ये 31 अगस्त को, अभी 1 सितंबर से जो है लोगों से ईएमआई कलेक्शन शुरू हो गए हैं। पत्रकार महोदय, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। ये लोग सुसाइड करेंगे इसी के, या वो उसके घर छीना जाएगा। बैंक के लोग जो रिकवरी जो गुंडा जो होते हैं ना, बॉडी बिल्डर, वो आएगा घर के सामने बैठेगा, उसके बीवी बच्चों को धमकाएगा, भाई घर के पैसे दो नहीं तो तेरे घर छीन लेंगे, बाहर से ताला लगा करके चले जाएंगे। ये क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता क्या? चश्मा बदलो। अभी तुमसे जो गलती हुआ है वो गलती बताओ सबको, तुम्हारा पीछे कौन है? अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये चल रहा है, जब से कोरोना की महामारी चली है, आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो गई है, देश की भी है और हर परिवार के अंदर है। अब जो छात्र हैं, छात्र के अभिभावक जगह जगह प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में जैसे हाँ, गाजियाबाद में प्रदर्शन चल रहा है। तो जब अपना खर्चा नहीं चला पा रहे तो बच्चों की फीस और ये ईएमआई कहाँ से भरेंगे? नहीं, मैं वही बोलने वाला था कि आने वाले टाइम में क्राइम का रेट बढ़ेगा। क्राइम का रेट इसलिए बढ़ेगा कि मेरे पास खाने को नहीं है, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कर सकता, स्कूल वाले मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे, मैं वहाँ जाके हॉट टॉक करूँगा, फिर थाने कोर्ट कचहरी होगा। तो आने वाले टाइम में अगर ये सिचुएशन रही, इससे और बदतर सिचुएशन होगी तो क्राइम बढ़ेगा, इस देश में क्राइम बढ़ेगा। तो मैं देश की सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ इसको रोकें और सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया जा सकता, सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है। अभी कोई इतनी हालत ख़राब नहीं है और इसको मैनेज किया जा सकता है और मैनेज करेगी देश की सरकार। तो मोदी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस सारी चीज़ों को मैनेज करें। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो कहीं दिख नहीं रहा है, उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करें। और अपनी केंद्र सरकार देश को आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आर्थिक गुलाम बन चुका है। हमारा जो देश में जो गलतियां जो हुई हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, प्रधानमंत्री से ही तो पूछेगा। जो प्रधानमंत्री का भक्त है ये बोलते हैं कि भाई उनसे क्यों पूछ रहे हो, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस कुर्सी पर नहीं है, जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हीं से ही पूछा जाएगा। जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेगा, उन्हीं को ही पूछूंगा और ये ही जिम्मेदार है देश को पीछे धकेलने का। धन्यवाद। देखिए, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी चीनी ऐप से PUBG समेत कई ऐप से बंद करे हैं, उसके जस्ट बाद एक फौजी ऐप आ गया है और जिससे कि आपको पता है कि इस PUBG ऐप के चक्कर में बहुत सारे युवा उसमें लग के अपनी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, जो आदमी इस आर्मी का ये जो गेम है जिसको प्रमोट कर रहा है, वो आदमी जो है आदमी कहने लायक नहीं है। वो आदमी ऐसे क्वेश्चन पूछता है प्रधानमंत्री से कि आम कैसे खाए जाते हैं, गुठली चूसते हो, चूस के पीस खाते हो या काट के खाते हो। वो आदमी देश के यूथ को बर्बाद करने का उसने ठेका ले लिया। खिलौना बनाने जा रहे हैं, फौजी को भी खिलौना बना दिया है। आप ये देखिए, इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, उनकी चाटुकारिता सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए, मैं मोदी को इतने अच्छे से चाटूं कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए। इससे ज़्यादा उसकी औकात कुछ दिन पहले जो इस तरीके की जो ऐप आ रही हैं, क्या उससे आपको नहीं लगता है कि युवाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है? युवाओं का भविष्य तो 100% अंधेरे में चले गए। बीजेपी की प्लानिंग ही है। मोदी साहब ने मन की बात में ही कहा था कि खिलौना बनाओ, खिलौना से खेलो, खिलौना बेचो। तो यानी कि आप आगे ना फौजी को भी खिलौना बना दिए ना, फौजी नाम के ऐप ला दिए।
खिलौना बना दिए फौज को भी, आर्मी के नाम से जो नौटंकी कर रहे हैं, फौजी को ही खिलौना बना दिए ना। यही है सच्चाई, यही है नरेंद्र मोदी की सच्चाई। धन्यवाद। शुक्रिया।